नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड में शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी मुफ्त। दंकावड़ मेले में आपको बता दें पहुंचे 5 करोड़ शिव भक्त। कांवड़ मेले में सीएम धामी ने आस्था का स्वरूप बताकर जताया श्रद्धालुओं का आभार। चारधाम यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान। 114 दिनों में 47 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। हल्द्वानी में सिंथेटिक दूध और पनीर पर शिकंजा। खाद्य सुरक्षा विभाग का स्पेशल ड्राइव शुरू। मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन शुरू। विंडसर सेंचुरी में बंगाल टाइगर की दस्तक। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी। और उत्तराखंड के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा। आमजन से सतर्कता बरतने की अपील की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर चमोली से है, जहां नीति घाटी में बादल फटने के बाद आए सैलाब में तमक नाले पर बना वैली ब्रिज बह गया था, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तत्परता और प्रशासन की सक्रियता से महज 24 घंटे में वैकल्पिक मार्ग तैयार कर आवागमन बहाल कर दिया गया है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य राहत एजेंसियों ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए ह्यूम पाइपों की मदद से वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सभी एजेंसियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। अधिकारियों की तेजी और जवाबदेही को सीएम की हौसला अफजाई से काफी बल भी मिला है। ये तमक जो सीमांत क्षेत्र है हमारा, भारत का सीमांत क्षेत्र है वो, और उस क्षेत्र में परसों जो है बहुत तेज़ी से जो है ऊपर से बादल फटने के कारण से जो सैलाब आया था, उस सैलाब से वहाँ पर बना हुआ वैली ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया, बह गया था वो। तो वहाँ पर कई सारे गांव उस पुल के कारण से आवागमन उसमें बना रहता था, संपर्क बना रहता था, लेकिन वो संपर्क वैली ब्रिज जाने से टूट गया। इसलिए हमारी तात्कालिक आवश्यकता थी उस क्षेत्र के लोगों की, कई गांवों के लोगों की, कि वो आवागमन वहां पर फिर से सुचारू रूप से चालू हो। कांवड़ मेला 2026 में प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4 करोड़ 80 लाख शिव भक्त जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इस दौरान हरकीपैड़ी क्षेत्र और शहर में करीब 7,000 मीट्रिक टन यानी 7 लाख किलो कूड़ा पीछे छोड़ गए हैं, जिसकी सफाई के लिए नगर निगम युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि हरकीपैड़ी क्षेत्र लगभग पूरा साफ कर दिया गया है और जगह जगह टीमें युद्ध स्तर पर सफाई में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि लगभग शाम तक पूरा क्षेत्र साफ हो जाएगा। इस बार नगर निगम ने एक नई पहल करते हुए शिव भक्तों द्वारा छोड़े गए कपड़ों को रिसाइकिल करने का काम भी शुरू कर दिया है। कल शिवरात्रि के पश्चात जैसे ही कावड़ समाप्त हुआ है, हमारी टीम कल शाम से ही लग गई थी और हमारी टीम लगातार कल शाम से साफ कर रहा था। हमारा पहला उद्देश्य ये था कि सबसे ज़्यादा जो क्राउड का प्रेशर होता है वो हरकीपैड़ी के आसपास के घाट को होते हैं, चाहे वो सुहास घाट हो, मालवीय घाट हो, कांगड़ा की तरफ के घाट हो, पंदीप हो। तो हमने कल रात में हमने वो पूरे घाट साफ कर दिए थे। आज भी हमारी टीम सारी लगी हुई है, रात से लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है। और इस तरफ के घाट है अलकनंदा एंड टुवर्ड्स जो विष्णु घाट का पूरा एरिया है, तो भी लगभग साफ हो गया है। कुछ पैचेज हैं जहाँ पे गंदगी है, तो उसको भी हम लोग अभी तत्काल जल्दी साफ कर देंगे। पूरी टीम लगी हुई है, हमारी मशीनरी भी लगी हुई है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय लुटेरे और एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। मुखानी पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी के कब्जे से बुजुर्ग से लूटी गई अंगूठी बरामद की है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। वहीं नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने एक तस्कर को 100 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आधार पे जो है आदमी का ध्यान जो है वो भटक जाता है। कॉमन सी बात है, जिसमें लगभग जो सभी छीन लेते हैं उसको, जो भी उनके हाथ में गोल्ड या पहना हुआ वो वस्त्र होता है, और बहुत ही शातिर तरीके से घटना को अंजाम देते हैं।
अल्मोड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर एसएसपी नैनीताल और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि पुलिस प्रशासन का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जिस तरह से 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहाँ पर नैनीताल में हमारे हल्द्वानी पहुंचे हुए थे, तो उनकी जो वहाँ पर हमारी जो विशाल रैली का हमने वहाँ पर आयोजन किया गया। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर देखने को आया कि वहाँ पर के जो नैनीताल के एसएसपी है मंजूनाथ टीसी, उनके द्वारा जो लगातार हमारी गाड़ियों को जो हमारी तराई से जो हमारी गाड़ियाँ आ रही थी उनको रोकने का काम किया, चाहे काशीपुर से जो हमारी गाड़ी आ रही है, चाहे हमारी उधम सिंह नगर से हमारी गाड़ियाँ आ रही है, उन गाड़ियों को जबरदस्ती बैरिकेडिंग लगाकर और जबरदस्ती गाड़ियों को चेकिंग करने का काम किया गया और लगातार हमारे लोगों को जो वहाँ पर रोकने का काम किया गया। और वहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे थे और उसी के क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के कहने पर काम किया गया, तो आज हमारी मांग है कि ऐसे मंजूनाथ टीसी जो वहाँ के एसएसपी है उनको उनके पास हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की सभा के बाद कराए गए शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए शुद्धिकरण को कांग्रेस ने राजनीतिक और अपमानजनक कृत्य बताते हुए आज भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक कार्यक्रम के बाद धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर इस तरह का शुद्धिकरण कराया जाना लोकतांत्रिक व सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर माहौल खराब करने और राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का आरोप भी लगाया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो एक दलित समाज से आते हैं और एक बहुत बड़े देश के दलित चिंतक हैं और मैं समझता हूँ कि देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। और माननीय हमारी शैलजा जी जो हमारी राष्ट्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, सरकार में केंद्रीय में मंत्री रही हैं। हमारे माननीय यशपाल आर्य जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस प्रदेश के और प्रदेश के हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। और जिस तरीके से आप रामलीला ग्राउंड में आए और आपने एक हजारों संख्या के लोगों को यहाँ पर संबोधित किया। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कार्यक्रम हल्द्वानी रामलीला मैदान में हुआ था और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजाति के व्यक्ति हैं, उसमें उसको समाज से आते हैं और अपने समाज के लिए सर्व समाज के लिए कई योगदान करे और आज भी वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और हमारी जो शैलजा जी हैं जो यहाँ की प्रभारी है और सांसद भी हैं, लेकिन उनके आने से जो भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी खेली। ये 8 तारीख को जो हमारी कांग्रेस पार्टी की संख्यानाथ रैली थी रामलीला मैदान में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, उन्होंने हजारों लोगों को संबोधित करा। लेकिन उससे पहले हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारी जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी रैली को खराब करने का कार्य करा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें भी शांत नहीं बैठी। कार्यकर्ताओं ने रामलीला ग्राउंड में जो शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम रखा वो एक तरीके से भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और मेरा ये कहना है, अगर भाजपा को शुद्ध करना है, सबसे पहले खुद की पार्टी को शुद्ध करे, खुद के कार्यकर्ताओं को शुद्ध करे, अपनी मानसिकता को शुद्ध करे। ये वही भाजपा है जब गट्टू इनके जो दुष्यंत गौतम है उनका नाम जब अंकिता भंडारी मर्डर केस में आया था। आदरणीय खड़गे जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी उम्र भी काफ़ी है। दूसरा, उनका विकास और सर्व समाज के प्रति एक लंबी फहरिस्त उन्होंने लिखी है। खड़गे जी यहाँ उनके कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए गए। खड़गे जी दलित हैं, इसमें उनका दोष नहीं है क्योंकि कांग्रेस सर्व समाज को साथ में लेकर चलती है। जब उन्होंने वहाँ से रामलीला मैदान से संबोधन किया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा वहाँ पर उसको शुद्ध करने का प्रयास किया गया। जैसा कि आपने देखा था 8 तारीख को कांग्रेस का प्रोग्राम था, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन
खड़गे जी आए हुए थे और एक ऐतिहासिक भीड़ वहाँ पर थी, जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा था और भाजपा बौखलाई हुई थी। जगह जगह हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई थी, हमारे नेताओं को रोक दिया गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। चलो वो भी कोई बात नहीं, हम उसके जीते जागते सबूत है। जिस समय ओके होटल के पास हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी अंदर आते हैं तो पुलिस वाला उसे बैरिकेड लगा के उन्हें अंदर नहीं घुसने देता, उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाने देता। देखिए, जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है कि जिसके पास मुद्दे नहीं है, अब वो AI से फैब्रिकेटेड वीडियो बना के सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाह रही है। और दूसरा जो है कि एक दलित व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रामलीला ग्राउंड में आए, उसके बाद इन्होंने उसका शुद्धिकरण किया। तो हमारी ये इसलिए है कि ये लोग इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे ने BD पांडे अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और भवन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल की कमियों की वीडियोग्राफी भी कराई गई है, जिसका मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने DM व CMO को अस्पताल की छोटी छोटी कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बड़े सुधारों के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जो अस्पताल का निरीक्षण कर DPR तैयार करेगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। हेल्थ पूरी व्यवस्था को लेकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो बेंच थी उसने बुलाया था यहाँ पर। तो ऑनरेबल कोर्ट को जो भी स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी हमारी मैन पावर है उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक फर्दर डायरेक्शन है कि एक स्टेटस रिपोर्ट हमें फिर जल्दी ही वहाँ प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने यह भी कहा था कि आज BD पांडे अस्पताल का आप निरीक्षण भी कर लें। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल में गोलापार निवासी रविशंकर जोशी द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निर्धारित नियम बनाए जाने हैं। सर्च कमेटी को भेजा जाएगा, जो लोकायुक्त व सदस्यों का चयन करेगी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की। उत्तराखंड आज उपस्थित हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया कि अभी BD पांडे अस्पताल, सुशीला तिवारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और साथ ही कई अन्य अस्पतालों में भारी पैमाने पर रिक्तियाँ हैं, जो कि ट्रांसफर्स के कारण भी हुई हैं। और विशेषज्ञ चिकित्सकों को बड़ी आबादी के क्षेत्रों से हटा के ऐसी जगहों पर डाल दिया गया है जहाँ उनकी विशेषज्ञता के लिए अप्रेंटिस ही नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से, जहां नगर के 52 सीढ़ी क्षेत्र में लगाए गए गेट को हटाने की चर्चा के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। पार्षद और क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में मेयर से मिलकर गेट को यथावत बनाए रखने की मांग की। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। मुलाकात के बाद तय किया गया कि गेट फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। गेट रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा, जबकि अन्य समय जरूरत के अनुसार खोला जा सकेगा। फैसले से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस लेते हुए नगर निगम प्रशासन का आभार जताया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं वो गेट अभी नहीं खुलना चाहिए, और अगर खुलना भी है तो इसका जो सुबह का टाइम है कि 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलेगा। सुबह बंद होगा 7 बजे, शाम के 7 बजे खुलेगा, उतना ठीक है, क्योंकि वहाँ से बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत परेशानी है। देखिए, नंदा देवी वार्ड के अंतर्गत 52 मार्ग पर जो गेट काफ़ी समय से लोगों की और जनता की जो मांग के अनुसार हमने वहाँ पर लगवाया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए और अपने दोपहिया वाहनों के अपने स्वार्थ को देखते हुए उस गेट को खोलने की मांग की जा रही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आप उस मार्ग को देखिए, उस मार्ग की चौड़ाई देखिए। क्या उस मार्ग में यदि दोपहिया वाहन चलते हैं तो वहाँ की स्थानीय जनता, जिन्हें रोज़ उस समस्या से जूझना पड़ता है, क्या वो उस रास्ते में चढ़ सकती है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के नेतृत्व में यात्रा आर्यनगर चौक से शुरू होकर चंद्राचार्य चौक तक पहुंची है, जिसमें
भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट भी उत्साह से शामिल दिखाई दिए। यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीतों ने माहौल में जोश भर दिया है। मदन कौशिक ने कहा कि तिरंगा देश की शान है और आन बान शान है और युवाओं का तिरंगा लेकर आगे बढ़ना देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला संदेश है। तो भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पौड़ी गढ़वाल के लोहाटी घाटी में साधना स्वायत्त सहकारिता समिति द्वारा नवनिर्मित कलेक्शन सेंटर एवं कार्यालय का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी मौजूद रही। विधायक ने कहा कि कलेक्शन सेंटर खुलने से आसपास के ग्रामीणों और महिलाओं को अपने खेतों में उत्पादित ऑर्गेनिक व पहाड़ी उत्पादों के लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। किसान और महिलाएं अपना अतिरिक्त उत्पादन यहां आसानी से बेच सकेंगे। ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी ने कहा कि मांडवा, झंगोरा सहित अन्य पहाड़ी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाकर महिलाएं अच्छी आमदनी कमा सकती हैं। समिति से जुड़ी महिला सुशील रावत ने भी सेंटर खुलने से दाल, झंगोरा, मांडवा और अन्य स्थानीय उत्पाद की बिक्री में सुविधा मिलने की बात कही। है कि जो कि खेती में जो भी होंगे सामान हो, दाल या कुछ भी चीज़ होगी वो यहाँ आ सकता है और यहाँ से बिक्री पैकेजिंग छटनी वगैरह करके बिक्री हो सकता है। और जो महिलाओं के लिए बाहर की चीज़ें जो कलेक्शन सेंटर में ला के उसको सस्ते दामों तक महिलाओं तक पहुँचाना, ये हमारा कलेक्शन सेंटर। और यहाँ पे कुछ स्टाफ भी मौजूद है और आगे स्टाफ भी लगेगा वो भी। आज हमारे पौड़ी विकासखंड के जो ल्वाली क्षेत्र है, गगवाड़सियों घाटी में जो आता है, हमारे ल्वाली में एक विपणन केंद्र यानी कि जो कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। और इस सेंटर के माध्यम से जो हमारे यहाँ का जो महिलाएं हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वह उनका जीवन सशक्त हो पाएगा और महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाएंगी। जैसे कि पहले होता था, हम लोग खेती करते थे और जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमें उसके लिए सही बाजार और कीमत नहीं मिल पाता था। लेकिन आज की डेट में जब हम इसमें अच्छे से काम करेंगे एक समूह के माध्यम से, तो आज यहाँ पर CLF खुला है और आज मैं समझता हूँ कि अधिकारियों की तरफ से भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया गया है और बड़े सहयोग के साथ उन्होंने महिलाओं को ये भवन यहाँ पर तैयार करके दिया है। और इससे जो है यहाँ लोकल जो उत्पाद है और लोकल उत्पाद के साथ साथ भी अन्य जो उत्पादन बाहर से भी ला के यहाँ पर उनका विपणन कर सकते हैं ताकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और निश्चित रूप से लोगों ने जो है बड़े उत्साह के साथ आज यहाँ पर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इससे जो है महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर हों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। उत्तराखंड में सरकारी संस्थानों और आवासीय स्कूलों की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए, जहां राजधानी देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्राओं ने संस्थान प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रदेश के ही खटीमा में स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय से भी लापरवाही की खबर सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में छात्रों का आंदोलन तेज होता दिख रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का मानना है सबको मना लिया गया है। यहाँ छात्रों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए साथ ही विभिन्न मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस तरह की तस्वीरें अन्य प्रदेश के स्कूलों से भी आती दिखाई दे रही है, जिसमें छात्र अपना अपना विरोध अपने तरीके से करते नजर आ रहे, जिसमें देहरादून का NIBH हो या खटीमा का एकलव्य आवासीय कॉलेज जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, जिसको समझने की बात तो की जा रही है, लेकिन गहनता से इस मुद्दे को खत्म करने का कोई शायद प्रयास पूर्ण रूप से कोई नहीं कर पा रहा। ऐसे में विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। हमने तो हर मांग के लिए एक डेडलाइन और टाइम पीरियड मांगा था, वो भी अच्छे तरीके से अभी तक नहीं मिला था। और अब उम्मीद हम ये करते हैं कि शायद हम लोग को ये जो मीटिंग हो रही है इसमें शायद हम लोग को मिल जाएगा हर चीज़ की डेडलाइन, क्या काम किस तरह पूरा हो जाए। हमारा कहने मतलब हमारे उस मांगों में ये भी है कि सारी चीज़ें नहीं एकदम पूरी की जा सकती, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कुछ मांगे तो शुरू मतलब हो जाए जो अभी उनके हाथ में है। और डेडलाइन तो एटलीस्ट हमें हर चीज़, यस सर, डेडलाइन तो हर चीज़ की मिल ही सकती है ना हम लोगों को। जैसे कि सर हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि स्थायी निदेशक, उस चीज़ का भी अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला है,
जिससे हम कह सके कि हमारे स्थायी निदेशक है। अगर वो ग्राउंड लेवल पे हैं, इंस्टीट्यूट में रहेंगे, तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। खाना अच्छा नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। ऊपर से लाइट नहीं आती है, जनरेटर चलता नहीं है, 15 मिनट चलेगा ना तो तेल खत्म, इतना रहता है। यहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल गंदगी रख रखी, ग्राउंड साफ नहीं है, इन्वर्टर पीछे टूट रखा है, वो सुधर नहीं रहा है। और इन्वर्टर लगा रखे हैं, जब से इन्वर्टर और क्या परेशानी नहीं डाला तब कच्चे चावल बना रहे हैं। तो इसको लेकर धरने पे बैठे हैं आप सब लोग, किसके खिलाफ? और प्रिंसिपल मैम को इतना बोलते हैं, मैम सुनती नहीं है। मैम के पास जाए, मैम बाहर लेकर के नहीं आती। इकोनॉमिक्स के टीचर के लिए गए थे, आज जाओ मुझे मैम कह रही है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, तुम अपनी तरफ से लोकल वालों को ले आओ, पर डे का 700। इनकी जिम्मेदारी पे हम छोड़ते हैं सर बच्चों को। फिर सुनने में आया कि इनको ना टाइम से खाना मिलता है, खाना भी ऐसे बेकार मिलता है, बहुत ज़्यादा बेकार। क्योंकि अब देखिए सर क्या कहते हैं, इनकी जिम्मेदारी है ना सर, क्योंकि जहाँ से हमने बच्चों को डाल दिया, फिर इनकी हेडेक है कि उसको कैसे करना है, पढ़ाना कैसे, व्यवस्था कैसे करनी है, सब कुछ उसी को करना है। लेकिन सर अभी हम क्योंकि हर संडे को हम मिलने आते हैं बच्चों से, तो हम तो पूछेंगे ना सर कि बच्चा कैसा है, टाइम से खाना मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन सर अब वो बच्चे कहते हैं कि हमें ना टाइम से मिलता है और खाना भी ऐसा मिलता है, बिल्कुल बेकार है खाना। बड़ा दुखद है कि उत्तराखंड में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, या कोई शिक्षक से लेकर के, कर्मचारी से लेकर, अधिकारी से लेकर, जो अपनी मांग को लेकर के इस सरकार के विरुद्ध सड़कों पर नहीं है। और इसी श्रृंखला में जब हम देख रहे हैं कि राजपुर में हमारा पौराणिक स्थित जो NIBH का जो स्कूल है, जो ब्लाइंड स्कूल है, उनके छात्रों ने जो आंदोलन किया है, उनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। धरातल पर देखने से वहां पर जो अनियमितताएं हैं वो बिल्कुल उजागर हो रही हैं, और वहां पर कई सालों से डायरेक्टर उनका अब नहीं है। जिस तरीके से आज छात्र अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर के सजग है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और खटीमा में एकलव्य विद्यालय की भी मैनेजमेंट के खिलाफ जो छात्र बैठे, जिनको एक अच्छा जो है गुणवत्ता के साथ जो भोजन की मांग उन्होंने करी और अन्य सुविधाओं की बात करी, वहाँ के जो विधायक हमारे माननीय भुवन कापड़ी जी वहाँ तुरंत पहुंचते हैं और उन बच्चों से उन्होंने वार्ता की है और उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि ये जो समस्या है इसका समाधान जल्द करने का कार्य जो है किया जाएगा। उन्होंने जो विद्यालय मैनेजमेंट है उससे भी बात की। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से NIBH जो देहरादून में ही है, जो कांग्रेस केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन 5 वर्षों में ये जो मामला निकल कर सामने आया है, तो ऐसा ये अगर छोटा सा मामला है, लेकिन सरकार ने उतनी ही गंभीरता से उसे लिया और तुरंत कार्रवाई हुई है। तो कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर पूरी तरह से अपना फोकस कर रही है और उसकी अच्छाई के लिए, उसके वृद्धि के लिए और उसकी त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि NIBH देहरादून में स्थित केंद्र सरकार के अधीन है, जिस पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिसमें आज भी लगभग 300 से ज्यादा नेत्रहीन छात्र व छात्राएं बड़ी संख्या में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि छात्रों को अपनी आवाज को उठाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, जो आज तक के इतिहास में पहले संस्थान में देखने को शायद कभी नहीं मिला। वहीं दूसरी तस्वीर खटीमा से आई है, जिसको सबने हैरान कर दिया, जिस पर अब अन्य विपक्षी दलों ने भी इनकी आवाज को उठाने के लिए सरकार का विरोध शुरू किया है। लेकिन सवाल यह है कि संस्थान में पहले से मिलने वाली व्यवस्थाओं को किसके कहने पर बंद कर दिया गया, और ऐसा नहीं है तो छात्रों को अपनी जरूरत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी सामग्री के साथ खाने की गुणवत्ता अब क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या यह जिम्मेदारी NIBH की केंद्र सरकार तक ही सीमित है? क्या राज्य सरकार को अपने प्रदेश के बदहाल स्कूलों की व्यवस्था पर जोर नहीं डालना चाहिए? क्या सिस्टम इन छात्रों की आवाजों को सुनने के बाद भी समझ नहीं पा रहा है? और अगर ऐसा है तो ये सिस्टम और सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।